आज बुलेटिन में सबसे पहले ये समझेंगे कि ओबीसी के लिए सबसे ज्यादा काम किसके नाम। निशांत की सियासी एंट्री की मांग आखिर तेज क्यों हो गई है, ये भी आपको बताएंगे। एसआईआर के पहले चरण के पूरा होने के मायने आपको समझाएंगे और इसके साथ ही राम मंदिर से भी दिव्य होगा सीता धाम, ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन, खबर तो समझिए। तो इन तमाम खबरों को आपको समझाएंगे, पर सबसे पहले बात लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से जुड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तेज प्रताप ने अपनी टीम बना ली है। तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। तेज प्रताप की टीम को मदन यादव ने ज्वाइन किया है। मदन यादव भोजपुर के शाहपुर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मदन यादव को टीम तेज प्रताप समर्थन करेगी। तेज प्रताप ने मदन यादव को जिताने की अपील की। तेज प्रताप ने टीम तेज प्रताप को सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बताया। तेज प्रताप ने कहा यह टीम चुनाव लड़ने वाले युवा पीढ़ी को सपोर्ट करेगा। तेज प्रताप ने टोपी का रंग भी बदल लिया है। तेज प्रताप हरी टोपी की जगह पीली टोपी में नजर आए। आपको बता दें कि लालू प्रसाद ने बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। तेज प्रताप निर्दलीय कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, आप कहां से लड़ तो रहे हैं? हम जो चुनाव लड़ रहे हैं तो महुआ से लड़ेंगे। हम तो पहले ही बोल चुके हैं। अब बहुत सारा लोग होगा विरोधी टाइप का लोग, वो सबको खुजली चालू हो गया। आज से खुजलाते रहे गाल ऐसे ऐसे करके। आज भी शाहपुर से कई लोग जुड़े हुए हैं। शाहपुर से पूरे तरीके के साथ दमखम के साथ लोग जुड़े हैं और इस चुनौती को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, दोनों भाई मिल करके। और उसके बाद आगे की रणनीति को तय करते हुए इनको जिताने का काम करना है, वहां से निर्दलीय, और इनको सदन की ओर भेजने का काम करना है। अब आप समझिए तेज प्रताप के निर्दलीय लड़ने के मायने। देखिए, विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। सीटों का ऐलान भी उन्होंने कर दिया है कि महुआ सीट से वो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। तेज प्रताप यादव की टीम को मदन यादव ने भी ज्वाइन किया है। मदन यादव के बारे में आपको बता दें, भोजपुर के शाहपुर सीट से निर्दलीय उतरेंगे। मदन यादव का टीम तेज प्रताप समर्थन करेगी। तेज प्रताप यादव की टोपी का रंग भी अब बदल चुका है। तस्वीरों में आपने देखा होगा, आरजेडी हरे रंग की टोपी प्रमोट करती है, तो अब हरे रंग से तेज प्रताप पीली टोपी पर शिफ्ट हो गए हैं। आरजेडी ने तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। आपको बता दें कि तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर अपनी एक टीम भी बना ली है। टीम तेज प्रताप सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव भी है और ये अब बयान भी तेज प्रताप की तरफ से सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि महुआ सीट से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने ओबीसी को लेकर एक बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने अपनी गलती मानते हुए स्वीकार किया है कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी के हितों की रक्षा नहीं कर पाई। अब राहुल गांधी के इसी गलती को राहुल गांधी सुधारना चाहते हैं और राहुल गांधी के इस बयान पर बिहार एनडीए के नेताओं ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ओबीसी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। शुक्रवार को भागीदारी न्याय महासम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अपनी गलती स्वीकार की और माना कि समय रहते पिछड़े वर्ग का भला नहीं किया। एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। मंच पर मौजूद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के बड़े नेताओं के सामने राहुल गांधी ने माना कि कांग्रेस ओबीसी के हितों की रक्षा नहीं कर पाई। बीते 10 से 15 सालों में ओबीसी पर ध्यान नहीं दिया, ओबीसी की उस तरह रक्षा नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। राहुल ने कहा, जातिगत जनगणना न करवा पाना मेरी गलती है और अब मैं इस बड़ी गलती को सुधारना चाहता हूं।
उस गलती को ठीक करने जा रहा हूँ। का जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। आपकी जो इश्यूज थी उस समय मुझे गहराई से नहीं समझ आई, मैं स्टेट से कह देता हूं, और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। राहुल गांधी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खाली पदों का मुद्दा भी उठाया। दावा किया कि एसटी वर्ग में 83%, एससी वर्ग में 64% और ओबीसी वर्ग में 80% प्रोफेसर के पद खाली हैं और एसोसिएट प्रोफेसर के पद एसटी वर्ग में 65%, एससी वर्ग में 51% और ओबीसी वर्ग में 69% तक खाली हैं। हालांकि राहुल गांधी के इन आंकड़ों को बीजेपी ने फर्जी करार दिया। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी ने ओबीसी राग छेड़कर एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे को गरमा दिया है। देखना होगा बिहार चुनाव में कांग्रेस का ये एजेंडा कितना कारगर साबित होता है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप समझिए कि ओबीसी आरक्षण पर राहुल गांधी ने क्या कहा है। देखिए, राहुल गांधी ने भागीदारी न्याय महासम्मेलन के अपने एक संबोधन में इसे लेकर एक बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा कि हम ओबीसी के हितों की रक्षा नहीं कर पाए, ऐसा राहुल गांधी ने बयान दिया था। बीते 10 से 15 साल में ओबीसी पर हमने ध्यान नहीं दिया, ये बातें राहुल गांधी ने एक्सेप्ट की। ओबीसी की उस तरह से रक्षा नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। राहुल गांधी ने इन बातों को भी कहा। राहुल गांधी ने कहा कि जिस जगह को खाली छोड़ा बीजेपी ने वहीं पर कब्जा कर लिया है। अब आप समझिए ओबीसी पर राहुल को क्या गलती का एहसास हुआ। राहुल गांधी ने यह स्वीकार किया कि जातिगत जनगणना ना करवा पाना गलती थी। मैं अब उस गलती को सुधारना चाहता हूं। कांग्रेस शासित राज्यों में जातिगत जनगणना का वादा किया गया। ओबीसी के अधिकार और न्याय के लिए लड़ते रहेंगे, राहुल गांधी ने यह वादा भी किया। अब आप समझिए मोदी सरकार करा रही है जातिगत जनगणना। केंद्र की मोदी सरकार देश भर में जातिगत जनगणना कराने जा रही है, यह ऐलान कर दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पहले यह फैसला हो चुका है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध ही किया। दशकों से जाति आधारित जनगणना की मांग की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस कई सालों तक सत्ता में रही, लेकिन कास्ट सेंसस कांग्रेस नहीं करवा पाई। यह आरोप बीजेपी लगा रही है। कास्ट सेंसस पर एनडीए के स्टैंड को अब आप समझिए। देखिए, बीजेपी का यह कहना है कि पीएम मोदी इस जमीनी सच्चाई से वाकिफ है। पीएम मोदी ने अपने फैसले से देशवासियों का हृदय छू लिया है और पीएम मोदी के फैसले का नीतीश कुमार ने भी स्वागत किया था। नीतीश कुमार ने कहा था कि जाति के आधार पर लोगों की संख्या का पता लगेगा, जाति के आधार पर योजनाएं बनाने में सरकार को मदद मिलेगी। तो ऐसे में अब ओबीसी को लेकर के सियासी बहस छिड़ गई है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की डिमांड अब काफी तेज होती जा रही है। पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने पोस्टर भी लगा दिया है, जिसमें निशांत को न सिर्फ राजनीति में लाने की मांग हो रही है, बल्कि जेडीयू कार्यकर्ता कह रहे हैं कि चुनावी मैदान में भी उतार दीजिए। ये डिमांड अब की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की जोरदार डिमांड हो रही है। ये देखिए, राजधानी पटना की सड़कों पर लगे ये बड़े बड़े पोस्टर, बैनर। जेडीयू के कार्यकर्ता कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं की यही मांग, चुनाव लड़े निशांत। बिहार के कार्यकर्ताओं, बिहार के नौजवानों, बिहार वासियों की यह इच्छा है कि वह चुनाव लड़ें, बिहार का नेतृत्व करे। नीतीश जी का नेतृत्व अभी भी है, लेकिन निशांत जी को भी अभी एक्टिव राजनीतिक में आके हम लोग को बीच, युवाओं को बीच आ जाना चाहिए। जैसे जैसे बिहार चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जेडीयू कार्यकर्ताओं की सक्रियता भी बढ़ गई है। जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बाहर जो पोस्टर लगे हैं, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ उनके बेटे निशांत कुमार की तस्वीर नजर आ रही है। जेडीयू का चुनाव चिन्ह भी दिख रहा है। निशांत को न सिर्फ राजनीति में लाने की, बल्कि चुनावी मैदान में उतारने की भी मांग की जा रही है। जी, हम युवा हैं और युवा के नाते हम चाहते हैं कि निशांत भैया जल्द से जल्द राजनीति में आए और हम लोग का नेतृत्व करें। चुनावी साल में निशांत कुमार के राजनीतिक पदार्पण पर सियासत भी जमकर हो रही है।
भारतीय जनता पार्टी सियासत में निशांत का स्वागत कर रही है। वहीं जेडीयू नेता ये कह रहे हैं कि निशांत की सियासी पारी का फैसला सीएम नीतीश या निशांत खुद ही लेंगे। जहां तक जदयू कार्यकर्ताओं द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र श्री निशांत कुमार को चुनाव लड़ाने की मांग है तो यह स्वागत योग्य है। जहां तक निशांत जी का सवाल है तो इस संदर्भ में स्वयं निशांत जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फैसला लेंगे। फिलहाल ये तय नहीं कि निशांत चुनाव में टक्कर देने उतर रहे हैं या नहीं। इसके लिए विरोधी पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेवार ठहरा रही है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि निशांत राजनीति में आए। इससे बीजेपी के नेता असहज होंगे। श्री तेजस्वी जी ने तो स्पष्ट कहा कि श्री निशांत जी को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन उनको जेडीयू में कुछ लोग और बीजेपी नहीं आने देना चाहती है। ये बात आदरणीय नीतीश कुमार जी भी समझ रहे हैं। निशांत चुनाव लड़ेंगे, निशांत चुनाव में आएंगे, चुनाव में निशांत कब आएंगे, ये सिर्फ जेडीयू वाले हल्ला कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इसको होने नहीं देगी। ना 9 मन तेल जलेगा, ना राधा नाचेगी। नीतीश की जेडीयू में निशांत अध्याय जोड़ने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, लेकिन इस पोस्टर के जरिए जेडीयू कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर अपनी प्रबल इच्छा जाहिर कर दी है। इसके पहले जेडीयू के कई सांसद और विधायक भी निशांत को राजनीति में लाने की डिमांड कर चुके हैं। लिहाजा सबकी नजरें सीएम नीतीश और उनके बेटे निशांत पर ही टिकी है कि वो इस पर क्या निर्णय लेते हैं। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब समझते हैं कि निशांत की सियासी एंट्री की मांग आखिर तेज क्यों हो गई है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की डिमांड लगातार की जा रही है। पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं और पोस्टर का नारा है, कार्यकर्ताओं की यही मांग, चुनाव लड़े निशांत। निशांत को सिर्फ राजनीति में लाने तक की बात नहीं हो रही है, बल्कि चुनाव लड़ाने की भी मांग कार्यकर्ता कर रहे हैं। बिहार चुनाव के नजदीक आते ही जेडीयू कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ गई है। जनता दल यूनाइटेड के पोस्टर में नीतीश कुमार के साथ बेटे निशांत की तस्वीर भी दिखती है। पहले भी निशांत को राजनीति में आने की मांग उठ चुकी है। पिछले कई महीनों से निशांत की राजनीति में आने की चर्चा भी चल रही है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार और निशांत ने इस बारे में अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। पार्टी कार्यकर्ता समय समय पर निशांत को राजनीति में आने की मांग करते रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी निशांत को राजनीति में लाने की मांग कर दी है। 20 जुलाई को निशांत के जन्मदिन पर उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान सामने आया था। राबड़ी देवी ने भी निशांत को राजनीति में आने की बात पहले ही कही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि उन्हें राजनीति में आना चाहिए। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री की देखिए, बात कर लेते हैं। बिहार चुनाव से पहले मतदाता पुनरीक्षण का पहला चरण अब पूरा हो गया है। निर्वाचन आयोग की ओर से चौंकाने वाले आंकड़े भी जारी कर दिए गए हैं। वोटर लिस्ट से लगभग 65 लाख मतदाताओं का नाम कट सकता है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने दावे या फिर आपत्ति दर्ज कराने के लिए लोगों को 1 महीने का समय भी दिया है, लेकिन इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का पहला चरण लगभग पूरा हो गया है। विपक्षी दलों के विरोध के बीच निर्वाचन आयोग ने चौंकाने वाला आंकड़ा पेश किया है। 25 जुलाई को जारी आंकड़े के मुताबिक 22 लाख वोटर मृत पाए गए हैं। 35 लाख वोटर दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में जा चुके हैं। 7 लाख ऐसे मतदाता मिले हैं जिनका नाम 2 जगहों पर पंजीकृत है और 1.2 लाख वोटर ऐसे हैं जिनका गणना प्रपत्र अब तक जमा ही नहीं हुआ। जमा किए गए फॉर्म का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। बाकी का 1 अगस्त तक डिजिटलीकरण का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। निर्वाचन आयोग की माने तो बिहार में लगभग 65 लाख मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है। वोटर लिस्ट रिवीजन में 99.8% मतदाताओं को कवर किया जा चुका है। कुल 7 करोड़ 23 लाख मतदाताओं का फॉर्म आयोग के पास जमा किया गया है। जिन लोगों ने फॉर्म जमा नहीं किए, उनकी लिस्ट 20 जुलाई को ही मान्यता प्राप्त दलों को आयोग की ओर से सौंप दी गई है। हालांकि फिर भी राजनीतिक पार्टियां निर्वाचन आयोग के फैसले पर सवाल खड़े कर रही हैं। एसआईआर की पारदर्शिता संदेह की नजरों से देख रही है। मानसून सत्र के आखिरी दिन पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी एसआईआर पर सवाल उठाया।
सीएम नीतीश कुमार से जवाब मांगा, जिसे लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पलटवार किया है। गरीबों का सवाल है, गरीबों का नाम कट रहा है सबको। जो बाहर गया है 4 करोड़ लोग, उसको क्या होगा? ऐसा है कि ये एसआईआर का काम पहले भी बिहार में 2003 में हुआ था और 1 महीने में ही इसका सर्वेक्षण हुआ था। ये पहली बार नहीं हो रहा है और उस समय सरकार उन्हीं की थी, जो लोग बोल रहे हैं उसी समय हुआ था। वापस होना चाहिए बिहार। एसआईआर क्यों वो एसआईआर चाहते हैं? जो वोटर मर गया, जो वोटर है ही नहीं जीवित, जो वोटर परमानेंटली देश छोड़ के चला गया, वो काहे के लिए वोटर रहेगा? सियासी गतिरोध के बीच गति के साथ निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण का पहला चरण पूरा कर लिया। आयोग अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के तरफ दूसरे चरण की ओर बढ़ रहा है। जो राजनीतिक दल यानी योग्य मतदाता ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से असहमत होंगे, वे 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावे या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 1 अगस्त को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशन किया जाएगा और 30 सितंबर 2025 को फाइनल वोटर लिस्ट तैयार कर ली जाएगी। चर्चा है कि 65 लाख मतदाताओं के नाम कट सकते हैं। अब देखना होगा फाइनल आंकड़ा क्या निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ZT। और अब आप बिहार में मतदाता पुनरीक्षण को समझिए। देखिए, निर्वाचन आयोग ने ताजा आंकड़ा जारी कर दिया है और इन ताजा आंकड़ों के हिसाब से निर्वाचन आयोग ने बताया है कि 22 लाख ऐसे वोटर हैं जो मृत पाए गए हैं, 35 लाख ऐसे वोटर हैं जो दूसरे क्षेत्र में जा चुके हैं, 7 लाख ऐसे वोटर्स मिले हैं जो 2 जगह पर पंजीकृत हैं और करीब करीब 1.2 लाख जो ऐसे हैं जिन्होंने अब तक गणना फॉर्म जमा नहीं किया है। और ये पूरा आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जो जारी किए गए हैं आंकड़े, उसके अनुसार। निर्वाचन आयोग का ताजा आंकड़ा और क्या कहता है, अब आप इसे भी समझ लीजिए। देखिए, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक, यानी कि 1 अगस्त 2025 से लेकर 1 सितंबर 2025 तक दावे और आपत्ति की अवधि दी गई है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप इसके लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 1 अगस्त 2025 वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। 30 सितंबर 2025 को भी ये पूरी तैयारी यानी कि फाइनल वोटर लिस्ट उस दिन सामने आएगा। बिहार में एसआईआर पर अब आप अपडेट को समझिए। देखिए, बिहार में लगभग 65 लाख मतदाताओं का नाम कट सकता है, ये जानकारी मिल रही है। 99.8% वोटर को मतदाता पुनरीक्षण अभियान में कवर कर लिया गया है। 7 करोड़ 23 लाख मतदाताओं का फॉर्म आयोग के पास जमा हो चुका है। 20 जुलाई को 12 मान्यता प्राप्त दलों को आयोग ने लिस्ट भी सौंप दी है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बिहार की सियासत जारी है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम के कायाकल्प का संकल्प पूरा होने जा रहा है और बहुत ही जल्द ये मंदिर अब अयोध्या के राम मंदिर जैसा भव्य और विशाल बन जाएगा। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानकी की जन्मस्थली पहुंचे और पुनौरा धाम में पूजा अर्चना की और भव्य मंदिर बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। 8 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह भी पुनौरा धाम में भूमि पूजन में शामिल होंगे। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पुनौरा धाम मंदिर आने वाले समय में अयोध्या के राम मंदिर जैसा भी ये मंदिर हो जाएगा। अयोध्या मंदिर जैसे कैसे हो पाएगा ये मंदिर? इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को पहुंचे पुनौरा धाम। सीतामढ़ी का पुनौरा धाम, जो मां जानकी यानी सीता माता की जन्मस्थली कही जाती है, और अब इसी भूमि पर बनने जा रहा है मां सीता का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर, जो अयोध्या में बने भगवान राम के मंदिर से भी विशाल होगा। अगले महीने 8 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुनौरा धाम के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। शाह के दौरे से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंदिर की आधारशिला से जुड़ी जानकारी खुद जाकर ली। सीएम ने मां जानकी धाम में पूजा अर्चना भी की। पुनौरा धाम मंदिर कितना दिव्य और भव्य बनेगा, वो भी जानिए। सरकार ने पुनौरा धाम के पुनर्निर्माण के लिए 50 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इससे पहले 16.63 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की मंजूरी दी गई थी। भव्य मंदिर का डिजाइन भी बनकर तैयार हो गया है।
883 करोड़ की लागत से इस दिव्य मंदिर को बनाया जाएगा, जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। माता सीता मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का भी गठन कर दिया गया है। भव्य मंदिर बनने के बाद पुनौरा धाम पर्यटन स्थल के तौर पर भी विकसित होगा, क्योंकि इस परियोजना के तहत रामायण सर्किट में पुनौरा धाम को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि से जोड़ा जाएगा। इससे बिहार को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी। साथ ही मंदिर बनने से नए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी पूजा अर्चना कार्यक्रम में शामिल हुए। पूजा पाठ के बाद सीएम ने मंदिर का अवलोकन किया और आर्किटेक्ट की तरफ से बनाए गए मंदिर के नक्शे को भी देखा। जाहिर है वो दिन दूर नहीं जब पुनौरा की धरती फिर से जगमगा उठेगी। सीतामढ़ी संवाददाता राकेश रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।